अब बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन हुआ था, जैसे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, जो कि एक्सप्लेन हुआ था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो अपन एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जो नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है फ्रॉम हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस होगा जब रेडिएशन को स्ट्राइक करेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन को यहाँ पे वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है एटम का विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है जो कि इमिट और एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को सभी फ्रिक्वेंसी में, इसको ब्लैक बॉडी कहेंगे। और जो रेडिएशन इमिटेड होता है इसे बॉडी में, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है, और एट ए गिवन टेम्परेचर जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा वो इंक्रीज होगा जैसे ही अपन वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगा एट ए गिवन वेवलेंथ, और वो स्टार्ट करेगा क्या, डिक्रीज करना विथ फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। प्लैंक ने क्वांटम दिया था स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो कि इमिटेड या एब्जॉर्ब हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू है, एनर्जी की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। प्लैंक एबल थे एक्सप्लेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि 1887 में हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड है जब सर्टेन मेटल्स को, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एक्सपोज किया गया था बीम ऑफ लाइट। जो फिनोमिना है इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो अपन को देखने हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से वो इजेक्टेड होता है मेटल से, ठीक है, जैसे ही अपन बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करेंगे सरफेस से, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, लाइट को डालने और इलेक्ट्रॉन को निकालने में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और ईच मेटल में कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इसके नीचे अपन को फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड से तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएंगे, और जो काइनेटिक एनर्जी होंगे इस इलेक्ट्रॉन्स के वो इंक्रीज होंगे जैसे ही अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और ये सभी रिजल्ट्स अपन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और बाद में जो एनर्जी कंटेंट है बीम ऑफ लाइट को डिपेंड करेगा ब्राइटनेस ऑफ लाइट में, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हैं, जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होते हैं वो डिपेंड करेगा ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिपेंड करता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो रेड लाइट है ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी में साइन on a piece of potassium metal for hour but no photoelectrons are ejected as soon येलो लाइट में भी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो इतना है पोटेशियम का 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। आइंस्टीन जो थे उन्होंने एबल थे एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट से बताया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लाइट होता है उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। जो लाइट हैज़ ड्यूअल बिहेवियर, उसका दोनों बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये अपन ड्यूअल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एविडेंस है फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब ये कह रहा है कि जो लाइट होते हैं रेड कलर का जिसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो डेविएट करेगा सबसे कम, और जो वायलेट लाइट है जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है जो कि रेंज होता है 7.5 से रेड टू 4 पॉइंट, उसको अपन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के। जो रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है बच्चों। ठीक है, और जो स्टडी होता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन का उसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो लाइन इमिशन एक स्पेक्ट्रम है, ये भी ग्रेट इंटरेस्ट होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे ईच एलिमेंट में यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जो ट्रांजिशन लाइंस होते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसको यूज करते हैं केमिकल एनालिसिस में आइडेंटिफाई करने के लिए अननोन एलिमेंट को। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट बंसन ने वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने यूज किया था लाइन स्पेक्ट्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पे रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, ठीक है, ये डिस्कवर्ड है। अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे ये रीडबर्ग फार्मूला, इसको क्या कहेंगे, रीडबर्ग फार्मूला कहते हैं, रीडबर्ग फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जो कि होता है म्यू बार, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू 109,671/n1² - 1/n2² होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद देखो लाइमन बामन में क्या है, फर्स्ट द सीरीज ऑफ लाइन होता है जो इस फॉर्मूले को डिस्क्राइब करता है उसको बामर सीरीज कहेंगे। बामर सीरीज में क्या होगा, जो कि विजिबल रीजन में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, लाइमन बामन पास्चर ब्रैकेट पीफंड
ठीक है। ये सीरीज है, लाइमन में 1 होगा, बामर में 2 होगा, पास्चन में 3 होगा, ब्रैकेट में 4 होगा, पी फंड में 5 होगा। ठीक है। जो सभी एलिमेंट में जो हाइड्रोजन एटम होते हैं बच्चों, सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, वो कैन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एनर्जी में, उसको अपन ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है वो कंस्टेंटली होगा अराउंड द न्यूक्लियस। जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट से हायर स्टेशनरी स्टेट, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, या इमिटेड होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम हायर स्टेट्स टू लोअर स्टेट्स। ठीक है। देखो याद रखना बच्चों, जब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और जब हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, देखो डेल्टा ई अपॉन एच, ई टू माइनस यून अपॉन एच। एक्सप्रेशन को अपन क्या कहेंगे, बोर फ्रीक्वेंसी रूल, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है। यहाँ पे होगा। उसका जो रेडियस होता है एन स्क्वायर अपॉन ए नॉट 52.5 होगा। बोर ऑर्बिट होगा। रिडबर का जानते ही हो, एनर्जी इक्वल टू माइनस आर एच वन अपॉन आर वन स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हो गया बोर हो गया। ठीक है। ये हो गया। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो हीलियम हो गया। ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने पे न्यूक्लियस का, डिक्रीज होगा। अगर अपन क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को बढ़ाएंगे तो बच्चों तो बढ़ेगा। ठीक है।